तो आज दो बड़ी खबरों का दिन है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध जारी है, दूसरी तरफ यूपी में चुनावी जंग का आज 7वां चरण है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग का आखिरी पड़ाव है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में आज तीसरे दौर की बातचीत का दिन है। नतीजा क्या निकलेगा ये कहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन आम नागरिकों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर को लेकर दोनों पक्षों में आज बातचीत तय है। जंग और तबाही के 12वें दिन से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक लेकर आए हैं। और बड़ी खबर यहां आपको बता रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया है दावा, यूक्रेन में अब तक 600 मिसाइल दाग चुका है रूस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से यह दावा किया गया है कि रूस की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन में, उन हमलों के बीच में 600 मिसाइल अब तक रूस दाग चुका है। यूक्रेन में 600 मिसाइल दागकर हमला कर चुका है रूस। ये दावा किया गया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा कि यूक्रेन में अब तक 600 मिसाइल रूस दाग चुका है। तो लगातार ये तेज हमले जारी हैं रूस की तरफ से यूक्रेन में। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ये बड़ा दावा, जहां लाखों लोग यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर चुके हैं, वहीं इसी बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी का यह दावा है कि अब तक 600 मिसाइल दाग चुका है रशिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कच्चे तेल ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार $130 पहुंचा है इसका दाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का यह असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कच्चे तेल ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार $130 पहुंच गई है कच्चे तेल की कीमत। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का यह असर, जिसकी कीमत दुनिया के हर देश को देनी होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यहां आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा में रूस समर्थित विद्रोही लड़ाकों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सेना की वर्दी में दिख रहे इन लोगों के हाथों में राइफल के अलावा चाकू और कुल्हाड़ी जैसे हथियार भी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की बात कह रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो रूसी सेना की वर्दी में ये लोग नजर आ रहे हैं वो ओडेसा के हैं और रूस समर्थित हैं। आज दो बड़ी खबरों का दिन है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध जारी है, दूसरी तरफ यूपी में चुनावी जंग का आज 7वां चरण है और आखिरी चरण है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का आखिरी पड़ाव है। और ये देखिए, 7 बजते ही, क्योंकि अब 7 मिनट बीत चुके हैं, 7 बजते ही कैसे लोगों की लंबी कतार शुरू हो गई। 7वें चरण का चुनाव शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ यूक्रेन में 12वां दिन है युद्ध का। और आज जो ये आखिरी चरण है, इसमें 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में पैक कर देंगे, कैद कर देंगे। और नतीजे आएंगे 10 मार्च को। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। जैसा मैं आपको बता रही हूं, मतदान जो है पूरे जोश और खरोश के साथ शुरू हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा ट्वीट करके इन 9 जिलों की 54 सीटों के मतदाताओं को अपील की है कि निकलिए और जोश और खरोश के साथ वोट कीजिए। अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आखिरी दौर में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। और ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर भी आज वोटिंग होने वाली है। अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ में भी आज मतदान होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो युद्ध के मैदान से हो रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर अब दिखने लगा है। कच्चे तेल ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार $130 पहुंच गया है प्रति बैरल ये दाम। उत्तर प्रदेश में क्या इन बढ़ते दामों का असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, युद्ध भले ही वहां यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, लेकिन उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। क्योंकि पहली बार $130
प्रति बैरल दाम पहुंच गया है और ये रूस और यूक्रेन युद्ध का असर है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मेरी सहयोगी अपर्णा भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ी हुई है। इन दो बड़ी खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र का ये चुनाव है और दूसरी तरफ वहां अपने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जद्दोजहद और कवायद युद्ध के जरिए चल रही है। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्योंकि यूक्रेन में तबाही जारी है, क्योंकि 12 दिनों से रशिया कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन उसके आगे घुटने टेक दे और ये नहीं हो पा रहा है। उसका असर अब दुनिया भर में पड़ने लगा है। कभी न्यूक वॉर का खतरा मंडराने लगता है, कभी आपकी जेब पर बमबारी का खतरा मंडराने लगता है और इनफैक्ट उसका असर तो दिखने भी लगा है। क्रूड ऑयल जो है वो $130 प्रति बैरल पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, यूक्रेन की निकालोव में रूसी सेना अपने कई टैंक छोड़कर भाग गई है। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर यह दावा किया गया है कि रूसी सैनिक अपने यहां कई टैंक छोड़कर भाग गए हैं। निकालोव ये इलाका है और एक वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया गया है यूक्रेनियन सेना की ओर से। वीडियो में दिख रहा है जेड के स्टिकर लगे हुए हैं इस रूस के टैंक पर और ये दावा किया गया है कि जो रूसी सैनिक है वो अपने इन टैंक्स को यहां छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन का निकालोव जहां पर रूसी सैनिकों ने अपने ये टैंक छोड़ दिए हैं। वैसे अपर्णा, आपको एक बात बता दूं कि रूसी सेना जिस तरीके से लड़ाई लड़ती है मैदान में, कहा जाता है कि वो पूरे के पूरे टैंक्स को रिप्लेस कर देती है। क्योंकि इससे पहले ये खबर आई थी कि टैंकों को रिफ्यूल करने की जद्दोजहद रूसी सैनिक करते हुए यूक्रेन की सरजमी पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद ये भी एक खबर आई थी कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये खबर तो दुनिया तक पहुंचा दी गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूसी सैनिक अपने टैंक्स को रिफ्यूल नहीं करते हैं, वो टैंक छोड़ते हैं और इसीलिए दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से और सेनाओं में से एक गिनी जाती है। तो हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा हो इसकी सच्चाई जो है उलट हो। और खार्किव से भी एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि खार्किव में स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में। ये तस्वीर आपके सामने, हजारों की संख्या में नरमुंड ही नरमुंड आपको नजर आ रहे हैं और एक अदद ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। उसी ट्रेन में और उसके बाद वाली ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद है। अपर्णा, ये देखिए आप सोचिए, आप एक स्टेशन पर हैं और कई दिनों से उसी स्टेशन पर हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें, अपर्णा याद होगी आपको, ये भी आई थी कि यूक्रेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलावा यूक्रेन के लोगों के और किसी को चढ़ने ही नहीं दे रहा है। भारतीय लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। बिल्कुल रूबिका, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी किस तरीके से जो यहाँ पर जवान हैं वो भारतीयों को वहां से हटा रहे हैं, चढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो चढ़ जाते हैं उनको भी धकेल कर पीछे छोड़ दिया जा रहा है। और ये लेटेस्ट तस्वीरें खार्किव की हम यहाँ पर रूबिका दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तो बमबारी हो रही है, ये देखिए किस तरीके की शेलिंग हो रही है। रात को एयर स्ट्राइक्स, उसके बाद शेलिंग, फायरिंग। रशिया बार बार ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे कई आगे ये जंग निकल चुकी है। सबको ये लगा था कि रशिया के आगे 2-2.5 दिन में ही यूक्रेन घुटने टेक देगा और एक कठपुतली सरकार जो रशिया चाहती है वो यूक्रेन में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। पड़ना बिल्कुल, और ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए अब लगातार आक्रामकता यहां पर तेज होती जा रही है रूस की तरफ से। एक वीडियो भी जारी किया गया है। क्या दावा किया गया है, इस वीडियो को जारी करके दर्शकों को दिखाते हैं रूबिका, क्योंकि लगातार चाहे रूस हो या यूक्रेन की सेना हो, हर कोई अपनी अपनी तरफ से एक वीडियो जारी कर रहा है। और ये देखिए, यहां रशियन आर्मी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। किस तरीके से एग्रेसिवली पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है रशिया की ओर से। और ये भी बता रहे हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है कि प्लान ए नहीं, प्लान बी और प्लान सी के साथ भी यहां पर रशियन आर्मी आगे बढ़ी है। भले ही उसे उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन सेना इतने दिन तक उसका मुकाबला करेगी, लेकिन लगातार वो भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है उसे और आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। रूबिका, बड़ी खबर नाटो देशों की तरफ से भी ये आ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन ने धमकी भरे वो जो धमकी बार बार दे रहे हैं उससे डराने की कोशिश हुई है। पुतिन की चेतावनी के बाद पोलैंड ने बड़ा बयान दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है।
यूक्रेन को पोलैंड विमान नहीं देगा। और मत भूलिए कि यूक्रेन और पोलैंड की सीमाएं मिलती हुई है, एक बॉर्डर शेयर करते हैं वो। और ऐसे में जब ये बड़ी खबर आती है तो आप समझ लीजिए कि किस करवट जाती हुई है पूरी की पूरी युद्ध की आने वाले दिनों की दिशा दिख रही है। ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि रशिया धमकी भरे लहजे में बाकी तमाम मुल्कों को और आसपास के उसके यानी यूक्रेन से लगते बॉर्डर से लगते जितने देश है उनको धमका रहा है, उसके बाद पोलैंड का ये बड़ा बयान आया है कि यूक्रेन को फाइटर प्लेन नहीं दिया जाएगा। इनकार कर दिया है, यूक्रेन को ना विमान देंगे ना एयरफील्ड देंगे, पोलैंड ने कह दिया है। लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन के दावे को फेक न्यूज भी बताया है। पोलैंड से बिग 29 विमान मिलने का जो दावा किया था उसे झूठा बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरसों एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जोरदार धमाके के बाद एयरपोर्ट की तस्वीर ही पूरी तरह बदल गई है और तबाही तबाही यहां चारों तरफ देखने को मिल रही है। यूक्रेन के खैरसों की तस्वीरें, खैरसों एयरपोर्ट में धमाका हुआ और जोरदार धमाके के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। ये तस्वीरें देखिए रात को ली गई है और किसी सिविलियन द्वारा ली गई है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो कैमरा से जूम किया जा रहा है। धमाका हुआ और वो इतना तेज धमाका हुआ, मेरे ख्याल से ये बहुत दूरी से बनाया गया वीडियो है, लेकिन इतना सामने वाला अंदाजा लगा सकता है कि ये वो इलाका और जो हमें सूचना मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है अपर्णा, ये खैरसों का वो एयरपोर्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आप सोचिए कि अब जब एक के बाद एक वो तमाम मेन इलाके अगर रशिया अपने कब्जे में लेता है या उनको ध्वस्त करता है तो कितना आगे ये युद्ध जाएगा। बात करें कि हम यूक्रेन युद्ध की यानी कि कीव से लेकर काशी तक हर तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो पूरी दुनिया के जो देश हैं वो खौफजदा हैं, दहशत में हैं, क्योंकि लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अब सोने की कीमत में भी भारी उछाल यहाँ पर रूबिका देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कच्चे तेल ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली मर्तबा 2007 में $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा था और उसके बाद जैसे ही ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ 100 के पार गया। और अब खबर ये है कि 14 साल में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। $130 प्रति बैरल पहुंच गया है क्रूड ऑयल का दाम। और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पूरी दुनिया के मुल्कों पर पड़ना एकदम तय है, क्योंकि यूक्रेन और रूस का ये युद्ध ना खत्म अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना आने वाले दिनों में इसकी किसी तरह की कोई अंदेशा या किसी तरह की कोई खबर ऐसी लग रही है। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है, तो वहीं सोने की अगर बात करें तो सोने की कीमत में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है सोने के दाम। $2000 प्रति औंस पहुंच गया है सोना। यानी कि अब सीधा असर जो यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है उसका असर यहां आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए दुनिया का हर देश घबराया हुआ है, क्योंकि पहले से ही कोरोना काल में सबकी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी और अब इस जंग का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तीनों से आपका राब्ता होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के जंग में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, $130 प्रति बैरल पहुंच गया है। दूसरी तरफ सोने के दाम बढ़ गए हैं और लगातार सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तीसरा यह है कि लंबी लंबी कतारें आज 7वें चरण में मतदाताओं की लग रही है। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज प्रेजेंट सरकार यानी योगी सरकार के 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय जो सीट है वाराणसी, वहां भी वोटिंग होनी है और अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ में भी आज वोटिंग होने वाली है। और इसीलिए अपर्णा सबके मन में ये बात है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी इस बार दर्शकों का और वोटर्स का जो दिल है वो जीतने में कामयाब रही है। आजमगढ़ से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। ये अखिलेश यादव की संसदीय सीट है।
यहाँ पर भी सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मतदाता सुबह सवेरे, जिसे कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, 7:39 होने वाले हैं। और ये देखिए बुजुर्ग देख लीजिए, युवा देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, सबके सब आज सुबह सुबह पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। और ये अच्छी तस्वीर है रूबिका, क्योंकि लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपका वोट है तो आप पोलिंग बूथ पर पहुंच जाइए, सबसे पहले मतदान कीजिए, उसके बाद कोई और काम कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की है। और आजमगढ़ की 10 सीटों पर आज ये वोटिंग हो रही है। 54 सीटों में शामिल आजमगढ़ की 10 सीटें भी हैं। और ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जागरूक है मतदाता, और इसीलिए सबसे पहले सुबह यहाँ वोट डालने पहुंच गया है। और मत भूलिए ये जो 54 सीटें हैं, इनमें न सिर्फ पीएम मोदी और अखिलेश यादव की संसदीय सीटें आती है, वाराणसी और आजमगढ़, बल्कि बाहुबलियों ने भी यहीं पर अपनी किस्मत आजमाई है। चाहे वो मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे हो, चाहे आप धनंजय सिंह और विजय मिश्रा हो, ये सब आज इन्हीं इलाकों में जनता के बीच मैदान में है। और 2017 में ये जो 7वें दौर की 54 सीटें थी, इनमें बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी। और कहा जा रहा था कि ये इन जिलों में बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा था, क्योंकि बाकी जगह पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई थी। बिल्कुल। और 10 सीटों में से रूबिका आजमगढ़ की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही सीट बीजेपी के खाते में भी गई थी। और इसीलिए अखिलेश यादव पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन बिताए थे। हालांकि एक दिन जब उनका रोड शो खत्म हुआ था, अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हुआ था। अब देखिए किसका हिट होता है ये रोड शो, किसके दिल पर कब्जा होता है, या कौन कब्जा कर पाता है जनता पर, ये जानने की आप सब में उत्सुकता होगी। और इसीलिए तो 4 बजे आपको एबीपी न्यूज देखना चाहिए। आज की 2 बड़ी खबरों के लिए हम आपके सामने हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 1 घंटा 8 मिनट हो चुके हैं मतदान शुरू हुए। और दूसरी खबर यह है कि आज भी रूस और यूक्रेन में युद्ध जंग छिड़ी हुई है। 12वां दिन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में फाइनल फाइट है, लेकिन यहाँ ये फाइट फाइनल है कि नहीं, अब तक दुनिया का कोई देश या मुल्क नहीं बता सकता है। आज तीसरे दौर की वार्ता जरूर होने वाली है यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन क्या इससे युद्ध पर विराम लग जाएगा? क्योंकि वहां 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान खत्म होने के फौरन बाद जो ये राजनीतिक युद्ध है, इस पर तो विराम लग जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध भूमि से है और यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने ओडेसा के गांव में मिसाइल से हमला किया है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर दावा किया है कि ओडेसा में जो रूस की मिसाइल दागी गई उस पर हमला किया, और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन लगातार रूस पर रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जबकि रूस इससे इनकार करता रहा है, यानी कि रूस के हमले और भी तेज हो चुके हैं। ओडेसा प्रांत में काफी नुकसान हुआ है। जो वहां के गांव है वहां पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है, और यूक्रेन ने दावा किया है कि इस मिसाइल अटैक से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ओडेसा में रूस का ये मिसाइल हमला हुआ है। तुजला गांव में ये हमला हुआ है, ओडेसा प्रांत के तुजला गांव में, जहां रूस यूक्रेन का युद्ध जो कि अब 12वें दिन भी जारी है। मिसाइल अटैक हुआ है तुजला गांव में, जहां पर भारी नुकसान का दावा यूक्रेन ने किया है। रूबिका, तो यूक्रेन की तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं। जिया जैसा बता रही है कि मिसाइल से अटैक किया गया है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जिया के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दानवीर हैं, प्रदीप सिंह साहब है और अभय दुबे जी है। सबसे पहले कर्नल दानवीर, मुझे पता है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आप लगातार एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को वहाँ की चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में समझा रहे हैं। जितने भी वॉर वेटरन्स हमारे साथ भी जुड़े हैं कर्नल दानवीर, उन्होंने कहा था कि मामला ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक जा सकता है। आज 12वें दिन पर वी आर स्टैंडिंग, ये कितना और आगे जाएगा? देखिए, शुरुआत में हमने ये कहा था कि कोई भी लड़ाई में घुसना आसान होता है, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है, बट उसका रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या उसका अंत करना बहुत मुश्किल होता है। और यही समस्या अब पुतिन के सामने है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध यूक्रेन की सेनाओं ने पुतिन की फौजों के सामने खड़ा कर दिया है, वो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब ये कैसे इस चीज़ को झेले। इसीलिए कई सारे दिन
मैं कहूँगा कि 4-5 दिन का डिले हो गया, वो अपना ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव साध सके हैं, ना वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव साध सके हैं, तो इसीलिए ये चीज और आगे खिंचती जा रही है। ये और किसको सिचुएशन कमजोर कर बिल्कुल रहा है? डायनेमिक। ये रशिया को कमजोर कर रहा है, यूक्रेन को कमजोर कर रहा है, किसे कमजोर कर रहा है? यूक्रेन को तो तबाह कर रहा है, लेकिन रशिया की जो फौज है उसकी जो स्पीड है उसको रोकने में कामयाब हुई है यूक्रेन की सेना। और यूक्रेन की सेना जिस तरीके से जितना लंबा समय रशियन फोर्सेस को अटका के रखेगी, उतना नुकसान रशिया का भी होगा। तो रशिया का नुकसान आर्थिक रूप से हो रहा है, छवि के रूप से हो रहा है, सैन्य रूप से हो रहा है, और यूक्रेन तो खैर फिलहाल बर्बाद ही हो रहा है। कर्नल, इसमें एक और चीज ये आई थी कि घुटने टेके नहीं आपने कि रशिया पीछे हटा नहीं। अभी कुछ देर पहले जब हम ऑफ एयर ऐसे चर्चा कर रहे थे तो अभय जी भी ये बात कह रहे थे कि ये कब्जा करने की जो कवायद थी वो करता हुआ रशिया नजर नहीं आ रहा है, बड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे थे, मुश्किल भी हो रहा है, और साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि रशिया सिर्फ 50% ऑफ पावर के साथ में आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बहुत मैसिव कैजुअलिटी और डिस्ट्रक्शन हो। वो यूक्रेनियंस को अपना ही हिस्सा मानता है, अपने ही भाई मानते हैं, समझते हैं। तो एक तरीके का ये भी एक कंस्ट्रेन और रिस्ट्रेन सेल्फ इम्पोज्ड है, पुतिन ने अपनी सेना के ऊपर इम्पोज किया हुआ है, तो वो भी एक इशू है। और वो कल ही तो उसने ये कहा कि जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से बातचीत के दौरान कि ये हमारी शर्तें मान लें और हम तुरंत वापस चले जाएंगे, युद्ध विराम हो जाएगा। प्रदीप जी, कहाँ जाता हुआ आपको ये मसला दिखाई दे रहा है? मतलब राजनीतिक युद्ध की तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। आज 12वां दिन है, 264 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, रूस और नेटो के जो देश हैं उनकी लड़ाई में यूक्रेन पिस रहा है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि लड़ाई लंबी चले तो रूस में जो है असंतोष स्थानीय स्तर पर देश के अंदर हो, पुतिन जो है अलोकप्रिय हो, उनको जो है उनको सत्ता से जाना पड़े, ऐसी स्थिति आए, और पुतिन की और रूस की जो है किरकिरी हो कि इतनी छोटी सी सेना को हराने में अभी तक नाकाम है। यूक्रेन को इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आप देखिए कि तबाही जो हो रही है, लेकिन उनके सामने, किसी भी देश के सामने, यूक्रेन की ही बात नहीं है, अगर कोई आक्रमण करता है बाहर से तो रक्षा के अलावा और क्या उपाय है। लेकिन उनकी असहायता भी है, उन्होंने बार बार कह भी रहे हैं कि पूरी दुनिया ने हमको छोड़ दिया हमारे हाल पर, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। जो मदद हो रही है सैंक्शंस के जरिए, उससे यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी, रूस का नुकसान जरूर होगा। और वो रूस का नुकसान भी जो जब तक अंदर से, मतलब रूस के अंदर असंतोष जी, अगर एक लाइन में कहूं तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी मुल्क है, नाटो है, ये चाह ही नहीं रहा है कि युद्ध किसी तरीके से रुके। ये जितना आगे बढ़ेगा उतना लंबा खींचे तो खींचेगा। रूस को फंसा सकते हैं। अभय जी, तो इसका मतलब ये तीसरे दौर की वार्ता आज कुछ खास निकलना नहीं है? नहीं, मुझे तो तीसरे दौर की वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पुतिन ने पिछले 2-3 साल से लगातार ये दावा किया है कि यूक्रेन कोई अलग राष्ट्र नहीं है, उन लोगों के पास कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है, इसलिए उनकी किसी भी अलग दावेदारी को, रूस से अलग दावेदारी को मैं नहीं मानता। लेकिन इस युद्ध ने कम से कम ये दिखा दिया है कि अतीत में जो भी रहा हो, अतीत में रूसी और यूक्रेनी एक से रहे होंगे, और कीव बहुत, मास्को के उभरने से पहले ऐतिहासिक रूप से कीव जो है वो रूस का प्रमुख स्थल था। लेकिन अब वहां पर एक राष्ट्रीय चेतना बन चुकी है। अगर राष्ट्रीय चेतना न होती तो इतना प्रतिरोध रूसी सेनाओं का मुमकिन नहीं था। प्रतिरोध केवल हथियारों से, लड़ाई से नहीं होता, प्रतिरोध मनोबल से होता है, और आपकी राष्ट्रीय चेतना से प्रतिरोध होता है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो एक अलग राष्ट्र हैं। वो रूसी भाषा बोलते हैं, रूसियों जैसे हैं। अगर एक यूक्रेनी और रूसी खड़ा कर दिए, दोनों के बीच में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन वो एक अलग राष्ट्र है, उनकी अलग राष्ट्रीय चेतना है, और उनकी संप्रभुता और स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये चीज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साबित कर दी है। नहीं तो फिर इसमें दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई सब एक हैं, तुम अपने अपने ईगो के लिए बैटल काहे लड़ रहे हो? कर्नल दानवी, देखिए, ईगो के लिए बैटल कहना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप कल की खबरों पे ध्यान दें तो ये सामने आया, येलेंस्की ने ये बोला कि रशियन फोर्सेस जो हैं दूसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने के करीब हैं, और ऐसे में हम अपने न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट सारे
तबाह कर देंगे, जला देंगे, या उनको संग्रहालय में कोई उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ शिफ्ट कर देंगे। दरअसल वो नहीं चाहते कि जो वेपनाइजेशन की तरफ यूक्रेन बढ़ रहा था वो किस लेवल तक बढ़ा है, वो चीज़ रशिया को पता लग जाए। और यही चीज रशिया कह रहा है कि आप नेटो और पश्चिमी देशों के हाथ में खेल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। और ये पहले दिन से चल रहा है, ये युद्ध के पहले दिन से चल रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार हो तब। कर्नल दानवी, मैं आऊंगी आपके पास, हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। रशिया और यूक्रेन की सीमाओं पर भले ही फूट रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा बम महंगाई बम है। युद्ध के बीच ये महंगाई बम ये बता रहा है कि कच्चे तेल के दाम 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल आज पार कर चुकी है। सोने की कीमत जो है वो भी लगातार आसमान छू रही है। दिबांग, मेरे सहयोगी इस वक्त आपको यहाँ स्टूडियो में नजर आएंगे। ये जो महंगाई बॉम्ब है, क्या इसका असर आपको दिख रहा है? दिबांग, देखिए, ये बहुत बड़ा महंगाई बम होने वाला है और जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, उसमें जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो $185 प्रति बैरल की बात हो रही है। 185? जी, 185 तक के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। और यही नहीं है, दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो दो देश हैं यानी रशिया और यूक्रेन, यहाँ से 30% दुनिया का गेहूं आता है। तो गेहूं की कीमत बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, तो बाकी सब चीज़ों की बढ़ेगी। महंगाई बम एक बहुत बड़ा बम होने वाला है, एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है दुनिया भर के लिए। और अभी जो रूबिका आपकी बातचीत चल रही थी, मैं आपको संक्षेप में एक ये बोल दूं कि एक बहुत बड़े दुनिया के महानतम लेखकों में है लियो टॉल्स्टॉय। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, दुनिया की महानतम नॉवलों में है वो, वॉर एंड पीस। मैंने कई बार उसको पढ़ी है। उसमें एक जिक्र आता है जिसमें एक प्रिंस बोल रहे हैं कि जो युद्ध होता है वो चेस का गेम नहीं होता, उसमें आपकी पोजीशनिंग की, आपकी पीसेस की, आपके मोहरों से आप जीतते नहीं हैं। तो किसी ने पूछा फिर कैसे जीतते हैं? उन्होंने कहा कि उस भावना से जीतते हैं जो मेरे सोल्जर में और विरोधी के सोल्जर में होती है। वहां मुझे लगता है कि रूसी कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। और जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से यूक्रेन कर रहा है, मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा इस पे। मैं तब तक एक ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कह दी है। ये वो बिसात बिछा कर नहीं जीतते हैं, मन में कितना पावर है, और वो यूक्रेन के दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो यूपी में 7वें और आखिरी चरण का आज चुनाव मतदान चल रहा है। 8:32 हो गए हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया है वोटिंग शुरू हुए। आज पूर्वांचल की उन 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हर तस्वीर आपके सामने होगी, चाहे वो वाराणसी हो, पीएम के संसदीय सीट, आजमगढ़ हो, अखिलेश यादव की संसदीय सीट, या फिर मऊ हो। हर तस्वीर आपके सामने होगी और तादाद में देखिए आप, निकल रहे हैं वोटर्स, मतदाता वोट डालने के लिए। 2017 में 7वें दौर की जो ये 54 सीटें थी, इनमें से 36 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और कहा जा रहा था कि ये बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी का नहीं था। तो ये 3 तस्वीरें हैं वाराणसी उत्तर से। इस बीच योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, जो कि चुनावी मैदान में है, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने बात की है। एक झलक आप देखिए कैसे कर रहे हैं जीत का दावा। आज वाराणसी में चुनाव है और वाराणसी उत्तर के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, पूरा परिवार एक साथ आज मतदान की कतार में है। आपसे एक चीज जरूर पूछेंगे कि इस बार जो समाजवादी पार्टी का भरोसा है कि सरकार उनकी बन रही है, कहाँ है बीजेपी? ये कॉन्फिडेंस उनको लोकसभा चुनाव में था और केवल बाप बेटे आ गए थे। पूरे लोकसभा में केवल एक सीट पिता के पास, एक बेटा का था, और शायद इस बार उससे बुरा होने जा रहा है। महिलाओं के मुद्दे, बाकी सारे मुद्दे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर बाकी सारी बातें जो अपराध तो उनके कार्यकाल में खूब बढ़ा। न सुरक्षित थी महिला, न सुरक्षित थी बहनें। और जब उनके नेता कहेंगे कि अपराध हो ही जाता है नौजवानों से, तो उसका मैसेज आता है कि यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा अखिलेश का मुलायम सिंह कहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी को खुद कैंपेन करना पड़ गया वाराणसी में आपको जिताने के लिए। माननीय मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, वह पूरे यूपी में अपने भाजपा को कमल खिलाने के लिए वो कर्म कर रहे हैं। बोल रहे काशी की भगवामयी हो रही है काशी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कैंपेन किया, कांग्रेस ने कैंपेन किया, हर पार्टी ने कैंपेन। जी, कम से कम इसी बहाने तो अखिलेश मंदिर जाना शुरू किए, वरना उनके प्रोटोकॉल में आप चेक करेंगे
कि 5 साल कभी मंदिर गए नहीं। तो वाराणसी की 8 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं वाराणसी के पिंडरा से अजय राय हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। अजय राय से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बातचीत की है, सुनिए। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो ये कि कहाँ देखते हैं स्थिति इस बार अपनी, आप पिंडरा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर से पिंडरा विधानसभा जो सीट है वो हमारी अपनी सीट, घर की सीट है, वो हमारा परिवार है। हम परिवार की तरह उस पिंडरा परिवार के साथ रहते हैं। मैंने कभी उसको विधानसभा के तौर पे, कभी मतदाता के तौर पे ये नहीं देखा। वो हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप की तरह लोग हैं। निश्चित तौर से पिंडरा परिवार का पूरा आशीर्वाद अजय राय के साथ है। हमारे पूरे वहाँ के जो अभिभावक हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सबका आशीर्वाद अजय राय के साथ है। और डंके की चोट पर पिंडरा विधानसभा कांग्रेस जीतने जा रही है। प्रियंका गांधी ने इस बार बहुत मेहनत की है, पूर्वांचल में बहुत मेहनत की है, बहुत जोर दिया है। आप लगातार फील्ड पर बने रहे, कांग्रेस की स्थिति पूर्वांचल में क्या देखते हैं? आप देखिए, बनारस प्रधानमंत्री का सीट है। मैं आपको बता दूं, बनारस की संसदीय यहाँ की सीट में आप उठाकर देख लें, सेवापुरी, रोहनिया, आपके कैंट, पिंडरा, ये सारी सीटें, दक्षिण जितनी सीटें हैं, इसमें लगभग हर सीट पर हम जबरदस्त तरीके से फाइट दे रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। प्रदीप जी, इस 7वें चरण को आप कैसे देख रहे हैं? 54 सीटें, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से, कल दिबांग ने इंटरव्यू लिया था बाकायदा, इन कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जब बाईपोलर चुनाव होगा तो दोनों पक्ष आपको कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। जिस तरह की लड़ाई हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, मतलब अब तो आज आखिरी दौर है। 8वां चरण आपने कहा, वो 10 तारीख को होगा 8वां चरण जो बताएगा कि असलियत क्या है सबके दावे की। लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव जो है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का चुनाव पहले कभी हुआ नहीं। पहली बात तो ये है कि एक सत्तारूढ़ दल जो है वो 5 साल सत्ता में रहने के बाद वापसी की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को तो आज तक 5 साल सत्ता में लगातार रहने का मौका भी नहीं मिला कभी, तो ये पहला मौका है। 35 साल बाद करीब जो है वो सरकार लौटने की स्थिति दिखाई दे रही है। लड़ाई इसलिए भी करीबी दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तो पहले ही हाशिए पे चली गई थी, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो इसलिए इन दोनों पक्षों का जो चुनाव, अगर आप 2017 के चुनाव को याद कीजिए, वो भी इसी तरह का नज़र आ रहा था, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई नज़र आ रही थी। इस बार वो लड़ाई से लगभग बाहर है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात छोड़ दें स्थानीय जगहों पर। लेकिन इस चुनाव का मेरी नज़र में जो डिफाइनिंग फैक्टर होगा वो महिला मतदाता होगी। और वो देखिए, आप बिल्कुल साथ में आपकी तस्वीरें चल रही हैं। वो चाहे आप लाभार्थी वर्ग की बात कीजिए, कानून व्यवस्था की बात कीजिए, इन सब का आपको जोड़ जो है वो महिलाओं में दिखाई देगा। और तीसरे फेज के बाद से लगातार, चौथे में 0.5% कम हुआ है जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, उसके बाद से महिलाओं का मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। छठे फेज में 11% बढ़ा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगी। दिबांग भी हमारे साथ हैं, अभय दुबे भी हमारे साथ है। दिबांग, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं नहीं दिख रही है, जबकि आप पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसमें एसपी और बीएसपी 54 में से 32 सीटों पर आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो 2 फेसेड है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्लियर? जी हाँ, ये जो आप पूछ रहे हैं रूबिका, ये सवाल मैंने कल अखिलेश से भी पूछा था। एक तो ये बात है कि जो प्रदीप कह रहे हैं कि भाई ये 1-to-1 सीधी फाइट हो गई है, उसका समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ इस तरह से हुआ है कि जो भी बीजेपी से नाराज थे वो पहले बढ़ जाते थे, यानी बीएसपी में भी चले जाते थे, सपा में भी चले जाते थे, कांग्रेस में भी चले जाते थे। इस समय लड़ाई इतनी ज़्यादा कांटे की दोनों के बीच में है कि उनको एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कि वो मेन कंटेंडर हैं, मेन अपोनेंट हैं बीजेपी के, तो उनको वोट बंट नहीं रहा उनका, वो वोट एक तरफा, वो वोट गठा हुआ एक तरफ जा रहा है। तो एक उसका बहुत बड़ा उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। मुझे लगता है कि इन चुनाव में जो मैं देख कर आया उससे भी मुझे ये लग रहा था कि ये होगा। दूसरा, आपने कहा कि उन्होंने बातचीत की थी, तालमेल किया था बीएसपी से, ये सवाल भी मैंने पूछा कि इस बार कहाँ से उम्मीद है, तो इस बार
उन्होंने कहा कि ये जाति का तालमेल बन के रह गया था, बाकी जातियां उसमें छूट गई थी जो बीजेपी की तरफ चली गई। तो उन्होंने इस बार क्या किया कि बाकी बहुत सारे, चाहे वो राजभर हों, निषाद हों, कुर्मी हों, और वो बड़ी भारी संख्या में, यानी अगर आप रूरल और खास तौर पर इनके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बड़े एक्टिवली और बहुत जोश में बात करें। तो एक बड़ी चीज मेरे ख्याल से जो समझने वाली है कि दोनों के आप सपोर्टर्स को देखें, यानी एक तरीके से जो टॉल्स्टॉय बोल रहे थे, जो जोश दिखाई दे रहा है, जो जज्बा दिखाई दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी की रैलियों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से बाहुबली धनंजय सिंह है इस बार जेडीयू से उम्मीदवार। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने धनंजय सिंह से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। धनंजय जी, आपकी पहचान बाहुबली नेता के तौर पर होती है और आप चुनाव मैदान में इससे पहले सांसद भी रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, इस बार जेडीयू के चुनाव निशान पर क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, जनता का बहुत स्नेह मिला है। बाकी तो आज लोग मतदान करने जा रहे हैं, बस यही आपके माध्यम से अपील करूंगा, सब लोग जाके शांतिपूर्ण तरीके से अधिक मतदान करें और रिजल्ट तो 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी आप लोग जो है, आप और आपका परिवार जो है चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। मानते हैं कि इस बार समीकरण कुछ बदलेंगे? ऐसा है, पिछले 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी का कुनबा भी नहीं जीत रहा, हार रहे हैं लोग। ये कोई सवाल नहीं होता लोकतंत्र में, हार जीत चल। कांग्रेस खत्म हो रही थी, नेता अपोजिशन भी नहीं बना पाए वो, तो इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो गई। ये सब राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अभय जी, इस वाले फेज में बाहुबल भी साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के बेटे हों, भतीजे हों, खुद धनंजय सिंह। अब ये जीत के चौके छक्के लगाते हैं या कुछ और मामला होता है, वो तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आपको ये कितनी इंटरेस्टिंग फाइट लग रही है आखिरी चरण की अगर बात करूं तो? देखिए, बाहुबली होना चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, उससे थोड़ी बहुत कुछ मदद मिलती है, लेकिन चुनाव, बहुत से बाहुबली चुनाव हार जाते हैं और कभी कभी बाहुबली बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। क्योंकि अगर सीट दर सीट चुनाव हो रहा है कि हर सीट को उसकी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक ही चुनाव हो रहा है, तब तो बाहुबलियों का दांव कुछ मजबूत होता है। लेकिन अगर कहीं कोई अंडर करंट है, अगर अंदर कोई लहर है, अगर लोग परिवर्तन चाहते हैं या जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी उसको वापस लाना चाहते हैं, तो फिर बाहुबलियों का बाहुबली होने से उनका कोई लाभ नहीं होता। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा, मेरा मानना यह है कि अगर इस चुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि विभिन्न सरकारें एंटी इनकम्बेंसी का किस तरीके से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती है। अगर आदित्यनाथ सरकार दोबारा जीतकर सत्ता में आती है तो चुनावी गोलबंदी का पैटर्न जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बदल जाएगा। फिर ये होगा कि लोग राहत बांटेंगे और प्रदेश का विकास करें ना करें, सामाजिक गठजोड़ का ध्यान रखें न रखें, उन लोगों में राहत बांटेंगे। 54,000 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बंटवाया गया है चुनाव जीतने के लिए। उस योजना के बारे में हम सब लोगों को पता है कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, तो पूरा तरीका ही बदल जाएगा उसका और ये जीती हुई सरकारों को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है सर, क्योंकि लाभार्थी एक नई कौम निकल कर आ गई, एक नई कास्ट है वो, मतलब उसमें ऊंच नीच, मर्द औरत वो सब किनारे हो गया, और इसीलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने अपनी जीत के लगातार सभी दावे कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को सुना, अब आपको हम बीजेपी के उम्मीदवार की बातें सुनाते हैं। हालांकि योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया है कि एक बार यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और क्या कहा है ये सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी। तिवारी जी, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। क्या इश्यूज हैं वाराणसी की? क्योंकि एक चीज इशू बस है कि सब लोग मतदान करें, ज्यादा मतदान करें, वोट देने निकलें घर से। यह मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, सभी लोग मतदान करें, क्योंकि यह मतदान आपके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदर्शित बनाने की तरफ अग्रसर करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा। कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी है क्या? कुछ नहीं, पूरे कार्यकर्ता जोश से लगा है। आपने देखा होगा, नामांकन भी जुलूस देखा होगा, रोड शो भी दक्षिणी का देखा होगा, अन्य भी कार्य देखा होगा। अद्भुत शक्ति के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है। यहाँ पर कोई पंचायत, कोई विषय नहीं होता है, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। आप निश्चिंत रहें। माफी क्यों मांगनी पड़ गई? माफी जनता से मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा कि कुछ काम उनके अपील की। और एक बड़ी खबर आ रही है,
हमें सरकार के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर सकते हैं फोन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले खबर आई थी कि उन्होंने पुतिन से बातचीत की है। क्या ये मध्यस्थता की बात हो सकती है? क्या होगी बात, ये तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली तो खुद युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच, और दूसरा वहां पर फंसे भारतीय छात्र हैं। मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ये बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जेलेंस्की से बात करेंगे फोन पर, और बात करके तमाम उन विषयों पर बात करेंगे। खासकर जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं, भारतीय जो फंसे हुए हैं यूक्रेन से, बहुत लोगों को निकाला जा चुका है, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर उनके साथ बातचीत करेंगे, और क्या कुछ रहेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस महायुद्ध के बीच जब रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच जंग छिड़ी है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत की ये अपनी उपस्थिति ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह दोनों देशों ने भारतीयों की रक्षा के लिए पहल की, कदम उठाए और भारत सरकार के हर आग्रह को माना, इससे पता चलता है कि हमारा महत्व क्या है, भारत का महत्व क्या है। ऐसे में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इसे हर क्षेत्र से जोड़कर देखा जा सकता है। युद्ध के बीच में भारत की भूमिका को भी देखा जा सकता है। ये रशिया भी भारत की बात को बहुत तवज्जो देता है। यूक्रेन में भी पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया, वो भारत की बात को बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीरता से ले रहा है। तो ऐसे पीएम का जेलेंस्की से बात करना दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भी पहल की जा सकती है, और दूसरा जो तो नीरज, मुद्दा है, तो हम इंतजार करते हैं कि आखिर ये बातचीत किस दिशा में जाती है। और मध्यस्थता है, भारतीय छात्रों को लेकर अब पीएम की चिंता है, और इसीलिए ये कॉल जो है उस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। पाँच साल का युद्ध विराम। जी हाँ, मैं बात यूक्रेन और रूस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। वहाँ दिन और रात सभी दल एक दूसरे के ऊपर आरोपों के बम और घोषणाओं की मिसाइलें दाग रहे थे। अब देखना है कि इसका अंजाम क्या होगा। ये तो आपको 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आज चूँकि मतदान का आखिरी दिन है और आखिरी फेस है, इसलिए आप लोग मतदान करने जरूर जाइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।